आगे ये लेखपाल के लिए क्लास नंबर 6 देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य इसमें सजाए गए हैं। पहला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति हुए निजामुद्दीन औलिया, उनको कहा जाता है जग उजियारे। निजामुद्दीन औलिया गयासपुर दिल्ली में इनकी दरगाह स्थित है, निजामुद्दीन औलिया की। और पूछ ले कि किसने इसकी दरगाह का निर्माण कराया, तो निर्माण कराया था एमबीटी ने। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक दोनों की बनती नहीं थी। यही कारण भी था कि निजामुद्दीन औलिया जी ने एमबीटी को बोला था, उसको गयासुद्दीन तुगलक को बोला था कि हुनूज दिल्ली दूर रहता, अर्थात अभी दिल्ली तेरे हाथों से बहुत दूर है। 3 दरगाह हैं जिनको एग्जामिनर पूछता है। एक तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ये तो गयासपुर दिल्ली में हो गई, जिसको एमबीटी ने बनवाया। एक पूछता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में, जिसको फिरोज शाह तुगलक उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और एक पूछता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, जिसको अकबर ने बनवाया। वाल्मीकि का अवतार किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2 का हमारा कहता है कि वाल्मीकि का अवतार किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य रामायण को माना जाता है। यही कारण है कि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। और जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उसी का अनुसरण करके तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास को यही कारण है कि वाल्मीकि का अवतार कहा गया। बौद्ध धर्म का पालना, नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश को? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित ज़्यादातर घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही, उनके जीवन का सबसे लंबा समय उत्तर प्रदेश में बीता। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसान सभा द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ से चलाया गया? प्रतापगढ़ से। ये प्रतापगढ़ वही है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंवले का। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न कब मिला? तो 1957 ईस्वी को। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और इस प्रश्न आपसे इस प्रकार से बनाएगा कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री को भारत रत्न कब दिया गया था? तो आंसर लगा देंगे 1957 ईस्वी में। एक और प्रश्न यहीं से आप याद कर लीजिए कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर, मतलब गरीब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और इनको लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगलसराय में हुआ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसलिए याद रखना है, ये तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री बने वो इलाहाबाद से बने थे। इलाहाबाद से लगभग 7 प्रधानमंत्री बने। यही कारण भी है कि इलाहाबाद को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2 व्यक्ति भी हैं जिन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान है और एक नेल्सन मंडेला जी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को 1987 ईस्वी में दिया गया था और नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से 1990 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कलाम जी को भी याद रख लेना है कि कलाम जी को वर्ष 1957 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का गठन कब कहाँ हुआ था? तो इसकी कहानी को सुनिए पहले आप। आपको याद हो कि 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, जो क्रांतिकारियों के संगठन के, इसकी स्थापना की थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में राजमार्गों का चौराहा कहे जाने वाले कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसी के क्रांतिकारी थे जिन क्रांतिकारियों ने 1925 ईस्वी को काकोरी घटना को अंजाम दिया, जो ट्रेन डकैती हुई थी। उसमें 4 व्यक्तियों को तो फांसी हो गई थी, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और इसमें ना और व्यक्ति, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को उम्र कैद की सजा हुई थी। कुल मिलाकर के 200-250 व्यक्ति ऐसे थे जिन व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो जो संगठन था हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन, ये संगठन समाप्त हो गया। 1924 में इसका गठन हुआ था कानपुर में सचिंद्र सान्याल के द्वारा। 25 में घटना हो गई, समाप्त हो गया। लेकिन उसके पश्चात वर्ष 1928 ईस्वी को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, इन क्रांतिकारों ने मिलकर इस संगठन में एक शब्द और जोड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट जोड़ दिया यहाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसकी स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी को हुई थी। फिर इसी के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय के हत्यारे सांडियर्स का बदला लिया था। केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब फेंका था इसी क्रांतिकारियों ने। आगे देखते हैं पेज नंबर 3 को। पेज नंबर 3 है इंदिरा आवास योजना के बारे में प्रश्न है। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हो गई थी और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। इस वजह से नहीं मनाते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु के सम्मान में नहीं मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी को 31 अक्टूबर को। तो सरदार पटेल के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत को जोड़ने का कार्य किया। भारत को जो संघ थे और जो रियासतें हुआ करती थी, उनको जोड़ने का कार्य सरदार पटेल जी ने किया था।
तो इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 ईस्वी के पश्चात 1985 ईस्वी को इंदिरा गांधी की मृत्यु राजीव गांधी ने इसके स्थापना की थी इंदिरा आवास योजना की। और इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी थी वो थी 75:25 के अनुपात में। लेकिन जैसे जैसे अगली सरकारें आती हैं वो इनका नाम परिवर्तित करते जाते हैं। अब बीजेपी की सरकार हो और नाम हो इंदिरा गांधी आवास योजना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो जब बीजेपी सरकार 2014 में आई तो जून 2015 में इसमें कुछ और जोड़ करके, कुछ और सुधार करके इस योजना का नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जो है 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का है। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात आपको याद रखे जाना है, एक प्रश्न पूछने के चांस रहेंगे। अनुपात है 60:40। जो बजट पिछला प्रस्तुत हुआ है उसमें भी कुछ प्रश्न इससे संबंधित लाए गए हैं। पेज नंबर 4 गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? 1961 ईस्वी से। उद्देश्य था इसका किसानों को उसके परिवार की आय में वृद्धि करना। गहन कृषि क्षेत्र, कृषि गहनता क्या है, इस पर मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से उसको समझाया है। जो 5 नंबर की हमारी वीडियो है, पेज नंबर 5 को देखते हैं। 2 फरवरी को, अभी पिछले दिनों 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया गया। सबसे पहले तो आप समझिएगा कि आर्द्र भूमि क्या है। 1971 ईस्वी को ईरान के सुंदर से शहर रामसर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। जैसे तालाब का किनारा है, झील का किनारा है, नदी का किनारा है, या फिर ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर समय अनुसार वर्षा होती रहती है, सूखा नहीं पड़ता है, और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु, पेड़ पौधे, जंगल वन पाए जाते हैं। तो उस क्षेत्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकारों की, देशों की, कि उस क्षेत्र को संरक्षित करें। इस बात को लेकर के शुरुआत की गई 1971 में एक सम्मेलन की, और 1975 ईस्वी से इसको लागू कर दिया गया। फिर इसके पश्चात भारत ने भी इसको अपनाया। भारत ने सबसे पहले जो रामसर साइट का दर्जा दिया वो दिया चिल्का झील उड़ीसा को। वर्ष 1984 ईस्वी में चिल्का को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया। तो वो हमारे भारत का पहला स्थल था। लेकिन आज भारत में ऐसे ऐसे स्थलों का दर्जा पाने की, यानी रामसर स्थलों का दर्जा पाने वाले स्थलों की संख्या 49 हो गई है। और पिछला जो 2 फरवरी को 1922 को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया गया, उसमें 2 स्थल हैं जो इस सूची में जोड़े गए हैं। एक स्थल तो है बखीरा, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक है खीजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जामनगर में पड़ता है, गुजरात के अंदर। भारत में टोटल हो गए हैं 49, जिसमें यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हैं 10। यूपी में पूछ लेगा 1 लाइनर प्रश्न की कितने उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या है, तो आंसर लगा देंगे 10। और 10वें नंबर का कौन सा बना है? बखीरा अभ्यारण्य। बखीरा अभ्यारण्य। इससे पहले 9वें नंबर का हैदरपुर को दिया गया था, तो यहाँ पड़ता है बिजनौर में। बिजनौर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ही जो अमरोहा के वासुदेव के वन है, मुरादाबाद के वन है, और इधर बिजनौर के वन है, वो सारे वन इसी के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो बिजनौर वाले क्षेत्र में हैदरपुर, वो 9वें नंबर का था। और 10वें नंबर का बना है बखीरा अभ्यारण्य, ये संत कबीर नगर स्थित है। आगे नेक्स्ट नंबर, पेज नंबर 6 को देख लें। पेज नंबर 6 कह रहा है कि जो नोएडा है वो अभी बहुत अहम कार्य कर रहा है। पिछले दिनों मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्रश्न कवर कराया था कि पूरे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य को पहली पोड टैक्सी सेवा चलाने का मंजूरी प्रदान की गई है। तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है, और उत्तर प्रदेश में भी ये जो पोड टैक्सी है ये चलाई जाएगी नोएडा के अंदर। तो बहुत सारे कार्य नोएडा में हो रहे हैं। तो अब इम्पोर्टेंट बात और ये आई है कि जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री जो संस्कृति मंत्री हैं किशन रेड्डी जी, उनके द्वारा नोएडा में एक भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ स्थापित की जाएगी? नोएडा में। क्या है? भारतीय विरासत संस्थान, जो अपने आप में देश की पहली संस्थान होगी। ऐसी संस्थान अभी कोई भी भारत में स्थापित नहीं की गई है। आगे पेज नंबर 7 को देख रहे हैं। पेज नंबर जो अभी पिछले दिनों फरवरी में शुरू में जो बजट प्रस्तुत किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, बजट से संबंधित जो 4-5 तथ्य ऐसे एग्जाम में 2 घंटे का एनालिसिस करने के बाद मैंने लगभग 10-12 प्रश्न निकाले हैं। पहला प्रश्न पेज पर लिखा गया, और पहले प्रश्न में संबंधी है कि इस बजट में कृषि संबंधी क्या क्या घोषणाएं की गई। तो पहला कि MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो उसके संचालन के लिए गेहूँ और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सरकार करने जा रही है। इसके अंतर्गत ये धनराशि आपको याद रख करके जानी है, इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई 1-2 प्रश्न इस एक वाल के एग्जाम में आंकड़ों से भी बनेंगे, आंकड़े आपको याद रख करके जाने हैं। जैसे एक आंकड़ा मैंने आज आपको दे दिया है कि 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी सरकार। इसमें
मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत, और किन के लिए करेगी, गेहूं और चावल की खरीद के लिए करेगी। चलिए दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट किया गया है कि जो गंगा है, गंगा कॉरिडोर, ये क्या है, इस ये एक छूट रहा है, इसको देखिए। इसी मिनट में भी जिक्र आया था कि जो 2023 और 22 का जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में सरकार मनाएगी, ये घोषणा की गई है इसके अंतर्गत। अगला जो पॉइंट हमारा लिखा हुआ है वह है गंगा कॉरिडोर। गंगा कॉरिडोर क्या है कि जो गंगा नदी है, इस नदी के जो क्षेत्रफल है 5 किलोमीटर का दोनों तरफ का, जहाँ भी संभव है उस क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि की जाएगी। प्राकृतिक कृषि का मतलब ये है कि गंगा के क्षेत्र में जो फसल उगाई जाएगी क्षेत्र में, उसमें रसायनों का प्रयोग कम किया जाएगा, क्योंकि जब वर्षा का जल स्तर कम होता है तब यहाँ कृषि कार्य किया जाता है, और जब वर्षा का जल स्तर बढ़ जाता है तो सब में पानी घूम जाता है। और जब कृषि में रसायनों का प्रयोग किया जाता है और नदी जब आती है तो उस रसायन वाली भूमि से रसायनों को बहा करके समुद्र में ले जाती है, जिसके कारण जल दूषित हो जाता है। तो एक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। अगला पॉइंट इसमें जो रहा इंपॉर्टेंट, वो रहा कि कृषि स्टार्टअप को नाबार्ड से फंड दिया जाएगा। कृषि स्टार्टअप एक प्लानिंग है सरकार की, और उसको नाबार्ड से फंड देने की बात इस योजना के अंतर्गत कही गई है। नेक्स्ट पेज नंबर हमारा अगला बजट से संबंधित है। इसके अंतर्गत नारी शक्ति को के महत्व को स्वीकार करते हुए 3 योजनाएं केंद्र की सरकार शुरू करेगी। नंबर 1 मिशन शक्ति, नंबर 2 मिशन वात्सल्य, और नंबर 3 सक्षम आंगनवाड़ी। ये 3 योजनाएं हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे आप। मिशन शक्ति, मिशन आंगनवाड़ी और एक सक्षम आंगनवाड़ी, और एक मिशन वात्सल्य। इसके अतिरिक्त और क्या है, जो पोषण योजना है उस पोषण योजना का सेकंड जो वर्जन है वो सरकार शुरू करेगी। आगे पेज को देखते हैं, पेज नंबर 9 को। पेज नंबर 9 में बजट से संबंधित है कि साल 2022 और 23 में सरकार का उद्देश्य 80 लाख घर बनाने का होगा। इसके लिए सरकार ने कितनी धनराशि को लक्ष्य रखा है, आवंटित करेगी इसके लिए, तो ये होगा 48,000 करोड़ रुपया। 48,000 करोड़ रुपए। और कितने मकान बनाएगी सरकार, 80 लाख नए घरों का निर्माण करेगी। जो मैंने आपको बताया कि जो मार्च तक 2023 तक इसका जो उद्देश्य था 2 करोड़ घर बनाने का, उसको अभी पूरा नहीं कर पाई है। तो इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 80 लाख और घरों का निर्माण किया जाना है। वो जो योजना थी मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ घर का निर्माण करेगी, तो 2 करोड़ घर, उसमें 100 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में किए जाने हैं और 100 करोड़ मकानों का निर्माण शहरी क्षेत्र में किया जाना था। आगे पेज नंबर 10 कहता है। पेज नंबर 10 में और क्या क्या घोषणाएं हुई है देखते हैं। बजट 2022 और 23 के अंतर्गत घोषणा की गई कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 400 नई वंदे भारत ट्रेन की संख्या आपको याद रख करके जानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आने वाला हमारा वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है, तो 9.2%। 9.2%, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्रिप्टो करेंसी, ये भी अच्छा पॉइंट है। क्रिप्टो करेंसी का इसमें जिक्र गया। भारत में आरबीआई ने और केंद्र सरकार ने वैसे क्रिप्टो करेंसी को मान्य नहीं किया, मान्यता नहीं दी है, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारत में आमदनी होती है तो उस पर सरकार 30% याद रखा जाना, 30% का कर सरकार उस पर लेने वाली है। आगे देखते हैं 11वां नंबर का पेज पे कहते हैं। 11 है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1999 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 1999 ईस्वी को 1999 ईस्वी को गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई, 18 जून 2001। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रख करके जाएंगे 18 जून 2001 तारीख सहित इसको आपको रट लेना है। नेक्स्ट, भारत में डीडी किसान चैनल की शुरुआत हुई थी 2015 से। डीडी किसान चैनल की शुरुआत हुई 2015 से। और अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई, 13 जनवरी 2016 को। ये जो पेज आपको दिख रहा है, मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि इस पेज से भी एक प्रश्न एग्जामिनर को आपके लेखपाल के पेपर में बनाना चाहिए। अगला, जो अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस, उस गणतंत्र दिवस के अंतर्गत एक प्रश्न आपसे पूछने के चांस रहेंगे कि मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें निमंत्रण भेजा गया था। तो इसमें जो देश थे वो देश थे 5 देश थे इसमें, जो मध्य एशियाई देश थे। 5 मध्य एशियाई देश थे इसमें, जिन देशों को निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें जो 5 देश थे, इन छोड़िए आप, इन 5 देशों को निमंत्रण भेजा गया था और इन 5 देशों ने कर दिया मना, क्योंकि भारत में कोरोना चल रहा है। तो इन 5 देशों ने भारत में मना कर दिया था आने से।
और भी एक प्रश्न पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसके अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है उत्तर प्रदेश। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था और इस बार भी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को सौंपा गया। नेक्स्ट है अगला पेज, दिसंबर 2021 कुछ करंट अफेयर्स हैं। दिसंबर 2021 में पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला देश बना है दुबई। कई बार एग्जाम आपसे खेल खेलेगा कि दुबई ऑप्शन में ना दे करके देगा संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात लगा देंगे, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात अपने आप में एक देश नहीं है, उसमें 7 अमीरातें हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ते थे कि पहले एक ज़माने में 1991 से पहले यूरोपियन संघ हुआ करता था, यूरोपियन संघ या सोवियत रूस संघ हुआ करता, तो सोवियत रूस में पहले अमीरात वो देश हुआ करते थे, बाद में वो 11-12 देशों में विभाजित हो गया था। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम, तो वो भी वर्तमान में 4 देशों का एक संगठन है। उसी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरातें हैं और ये पहला बना है जो पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला देश बना है। दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बना है मिस्र। इसकी कहानी को सुनिएगा जरा। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स बैंक को इसको जाना जाता है, इसका और नाम ब्रिक्स बैंक है, क्योंकि जो ब्रिक्स संगठन है, ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसकी स्थापना 2006 ईस्वी को हुई थी, 2010 में इसमें जुड़ गया था साउथ अफ्रीका। पहले इसमें 4 देश थे, अब इसमें 5 देश हो गए हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में। संगठन कब बना इसका? 2006 ईस्वी में। फिर उसके पश्चात इन 5 देशों ने मिलकर के 2014 ईस्वी को एक बैंक की स्थापना कर ली थी, जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया विकास बैंक। एक तो एशियाई विकास बैंक है, एक वर्ल्ड बैंक है, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक था जो एशिया में एशियाई बैंक के बाद में दूसरा सबसे बड़ा बैंक था और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाले देशों ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय शंघाई में स्थापित किया गया, चीन के अंदर, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे केमी कावत जी। अब इसमें देशों की संख्या बढ़ती चली गई है और इसमें 9वें नंबर का देश जो बना है वो मिस्र बना है। मिस्र की राजधानी काहिरा, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2021 में, इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं, दिसंबर 2021 में आंग सान सू की को 4 वर्ष की जेल हुई है। आंग सान सू की म्यांमार की नेता हैं, पहले विपक्ष में इनकी सरकार थी, उसके पश्चात वर्तमान में इनकी सरकार आई। उसके पश्चात जब इनकी सरकार आई तब इन्होंने जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, पहले ये मानवता के हितों के लिए कार्य करती थी और यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय नोबेल की जो शांति वाली संस्था है उसने इनको शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अमेरिका ने भी इनको, आंग सान सू की को, अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया था। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तब इन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, बड़ी मारामारी वहाँ पर हुई, जिसके कारण वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा और सरकार यहाँ गिरी। उसके पश्चात न्यायालय ने इनको 4 साल की सज़ा सुनाई है और जो अमेरिका था, अमेरिका ने इनसे अपना पुरस्कार वापस ले लिया था। अगला पॉइंट है हमारा कि बिहार के मिथिला जो मखाना है, मिथिला मखाने को, मखाना एक खाने का पदार्थ होता है, काजू बादाम जैसे मखाना होता है, हल्का, बहुत हल्का होता है, जैसे भुना हुआ मक्का है तो ऐसा आकार का होता है, प्राप्त वृक्षों से होता है। तो मिथिला का जो मखाना है उस मिथिला मखाने को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये चर्चा में रहेगा। मिथिला मखाने को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एक पत्रिका प्रकाशन होती है टाइम्स, जो लंदन से प्रकाशित होती है, टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स मैगजीन जो है ना, इस मैगजीन के दिसंबर में इसका प्रकाशन होता है और इसका जो लास्ट वाला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उस फर्स्ट पेज पर एक व्यक्ति की फ़ोटो छापती है, जिस व्यक्ति को ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो 2021 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया है वो इसने एलन मास्क को घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, पेज नंबर कौन सा हो गया था? ये हो गया था, ये वाला। पेज नंबर 14 देखते हैं। दिसंबर 2021 में यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिसेफ बच्चों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था, 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और पेरिस में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ का क्या बोले, बच्चों के संरक्षण के लिए नहीं, ये कार्य करते हैं उसके विश्व धरोहर के लिए। अगला, दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्स। इसको आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि इनसे पहले जो जर्मनी के चांसलर थी वे थी एंजेला मार्केल, और एंजेला मार्केल जी लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर बनी रही। उसके पश्चात अब उनके हटने के बाद ओलाफ स्कोल्ज जी को, याद रखेंगे ये वाला नाम, ओलाफ स्कोल्ज जी को जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है।
आगे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने। विजय हरारे ट्रॉफी पर प्रश्न बनते रहते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं विजय हरारे ट्रॉफी पर। तो इस बार की जो विजय हरारे ट्रॉफी है 2021 की, वो किस राज्य ने जीत ली है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती है। नेक्स्ट, ये तो पेज हो गया, 15 नंबर का पेज है। एक प्रश्न चांस रहेंगे बनने के पादप हार्मोन से संबंधित। हार्मोन्स जिस प्रकार से मनुष्य में पाए जाते हैं उसी प्रकार से पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। और पादप हार्मोन्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे हैं कि सबसे पहले लिखा गया है जिब्रेलिन हार्मोन्स। जिब्रेलिन हार्मोन्स को जो खोजा था कुरोसावा ने। और जिब्रेलिन का कार्य होता है कि ये पौधों में वृद्धि करने का कार्य करता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स पौधों में वृद्धि का कार्य करता है। ऑक्सिन हार्मोन्स को खोजा चार्ल्स डार्विन ने। और ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण पौधे प्रकाश की ओर को झुकते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण पौधे प्रकाश की ओर को झुकते हैं। नेक्स्ट है एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन हार्मोन्स को खोजा बर्ग ने। और ये कार्य करता है कि वृक्षों पर लगे हुए जो फल हैं वो एथिलीन हार्मोन्स के कारण पक जाते हैं। वृक्षों पर लगे हुए पूछ लेगा एग्जामिनर कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन्स पादप हार्मोन्स मदद करता है? आंसर लगाएंगे एथिलीन। और खोजा किसने इसको? बर्ग ने। अगला हार्मोन्स हमारा साइटोकाइनेस हार्मोन्स। साइटोकाइनेस हार्मोन्स के खोजकर्ता थे मिलर। और इसका कार्य होता है कोशिकाओं में वृद्धि करना, यानी जो नई कोशिकाएं फूटती हैं वो साइटोकाइनेस हार्मोन्स के कारण फूटती हैं। नेक्स्ट है एबीए। एबीए मतलब एब्सेसिक एसिड हार्मोन्स। और एब्सेसिक एसिड हार्मोन्स का कार्य होता है कि बीजों के अंकुरण को रोकने का कार्य करता है। बीजों के अंकुरण को, जिस प्रकार से हवा में पड़े हुए आलू की आंखें निकल आती हैं, अगर एब्सेसिक एसिड को छिड़क दिया जाता है तो वो उसका अंकुरण नहीं होगा, आंखें निकल करके नहीं आएंगी। वर्धन हार्मोन्स वृक्षों पर फलों को गिरने से रोकने के लिए वर्धन हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है। वृक्षों पर लगे फलों को गिरने से रोकने के लिए, जैसे आम का है तो आम गिरे ना पकने से पहले ही तो गिर जाता है छोटा, उसको रोकने के में मदद करने वाला हार्मोन्स है वर्धन हार्मोन्स। साइटोसिन हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइटोसिन हार्मोन्स ये पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है। पौधों में प्रोटीन का निर्माण करना किसका कार्य है? तो आंसर साइटोसिन का है। और फ्लोरोजोन्स का कार्य होता है फूलों को खिलाना। जैसे कि रात की रानी का फूल है, रात के समय में खिलता है तो कौन सा हार्मोन से मदद करता है? फ्लोरोजोन्स कार्य करता है फूलों को खिलाना। और भी इसके अतिरिक्त पूछता है कि कौन सा हार्मोन्स है जो पौधों के जख्मों को यानी घावों को भरने का कार्य करता है? तो आंसर लगा देते हैं आप टाउमेटिन हार्मोन्स है। और भी पूछेगा कि फूलों के भिन्न भिन्न कलर किसके कारण होते हैं? तो एंथोसाइनिन वो एक प्रकार का वर्णन है, उसको हटाइए। फिलहाल ये मैंने लिखे हैं पादप हार्मोन्स। अगला देखते हैं पेज नंबर 16 कहता है कि कौन सी वो बकरी है जिस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? पिछले दिनों मैंने अनाजों की रानी आपको बताया था, पिछले की वीडियो में कवर किया था। आप मुझे बताएंगे अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूध की रानी किसे कहते हैं, किस बकरी को कहते हैं? तो आंसर सानिन को। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो बकरी है वह है जमुनापारी। बार बार एक प्रश्न को इसलिए बोला जाता है ताकि आपको याद हो जाए। जमुनापारी बकरी को कहा जाता है दूध की रानी। और जब पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली बकरी कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा यानी किस बकरी से ऊन की प्राप्ति होती है? तो पश्मीना से। ऊन देने वाली बकरी कौन सी है? पश्मीना से। एक पूछता है कि अंगोरा ऊन, यहाँ देखेंगे अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से। ये भी प्रश्न बना हुआ है एग्जामिनर का। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। किस भैंस को काला सोना कहते हैं? तो मुर्रा भैंस को काला सोना कहते हैं। हरियाणा में पाए जाते हैं, हरियाणा में इसको काला सोना कहते हैं। और इसकी विशेषता की ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। जबकि सबसे ज़्यादा वसा जो पाई जाती है वो भदावरी भैंस के दूध में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वसा भदावरी भैंस के दूध में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है साहिवाल, लिखना था मुझे, साहिवाल गाय है। साहिवाल ध्यान से सुन लेंगे बस आप, साहिवाल है तो सबसे ज़्यादा दूध देती है। अंगोरा ऊन मैंने बोल दिया कि अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा दूध और ऊन देने वाली जो भेड़ है वह है मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ का मूल वतन है स्पेन और सबसे ज़्यादा कहाँ पाली जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भारत में भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान या प्रजनन केंद्र अगर पूछेगा तो आंसर लगा देंगे अंबिकानगर। अंबिकानगर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। पेज नंबर 17 को देखते हैं। पेज नंबर 17, ये जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ से एक प्रश्न बनने के एग्जामिनर द्वारा पूरे चांस रहेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में लाया गया 1972 ईस्वी को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया वर्ष 1972 ईस्वी को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। और वन संरक्षण अधिनियम लाया गया 1980 ईस्वी को, वनों को बचाने के लिए। पर्यावरण संरक्षण 1986 ईस्वी को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लाया गया 1984। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लाया गया 1984 ईस्वी को।
ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम लाया गया 2000 में, ध्वनि 2000 में लाया गया। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा कि जो वन अच्छे होंगे तो वायु भी अच्छी होगी। वन आया 1980 ईस्वी को, रुक के 1 साल बाद ला दिया गया था 1981 ईस्वी में वायु प्रदूषण अधिनियम। वन का कानून, वन संरक्षण कानून, इसको भी मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था कि भारत में जंगलों को बचाने के लिए बहुत सी जनजाति के लोग आंदोलन चलाया करते थे, क्योंकि सरकारें वनों को काटती रहती थी अपने फ़ायदे के लिए। जैसे चिपको आंदोलन मैंने आपको बताया, चिपको आंदोलन चला, या फिर कर्नाटक से आपिको आंदोलन चला था। और फिर उसके बाद 2006 ईस्वी में जंगल संरक्षण कानून ला दिया गया था, यानी वन अधिकार कानून ला दिया गया। और उसके बाद अब जनजातियों को ऐसे आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैव विविधता अधिनियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। जैव विविधता अधिनियम लाया गया 2002 ईस्वी को। भारत में जैव विविधता संरक्षण का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में 2003 ईस्वी में इसका मुख्यालय बना था। जैव विविधता कानून भारत में 2002 ईस्वी में लागू किया गया था। लास्ट हो गया है पेज का, और वीडियो को लाइक कर लें, नया अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, दावतें वगैरह ज़्यादा हैं कुछ। प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो जल्दी आए और अच्छे प्रश्नों को छांट करके लेकर के आएंगे। मैं दावा करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं लाता हूँ भले ही कम है, लेकिन अपने आप में अहम है, महत्वपूर्ण है अपने आप में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।